नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आलोक राय आपके सभी का स्वागत करता हूं क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के द्वारा फेसबुक लाइव की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर पेरेंटिंग विषय को लेकर अलग अलग वक्ताओं से चर्चा विचार किया जाता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। और उसी श्रृंखला में आज हम तीसरे सेशन की तरफ पहुंच गए और आज का सब्जेक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड फिटनेस। तो आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो महानुभाव जुड़े हुए इस चर्चा में, उनका परिचय मैं करा देता हूँ। श्री जयेश भाई त्रिवेदी। जयेश भाई त्रिवेदी का एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ में कराऊं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का अभ्यास किया है, तत्पश्चात पॉलिटिकल साइंस में एमए तक का अभ्यास हुआ है। फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस ट्रेनर तरीके पिछले 15 वर्षों का इनका अनुभव रहा है, जिसमें योग तथा सेल्फ डिफेंस इनके मुख्य कोर विषय रहे। इग्नाइटेड माइंड्स फाउंडेशन के ये प्रेसिडेंट भी है। एक ऐसी संस्था है इग्नाइटेड माइंड जो गर्भ संस्कार के विषय को लेकर समाज में कार्य करती है, तथा इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में भी ये सक्रिय रहते हैं। म्युनिसिपल काउंसिलर है अहमदाबाद के सरखेज वार्ड के, तथा डेप्यूटी चेयरमैन हेल्थ एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये कार्यरत है। अनेक ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जिसमें ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि तरीके भाग लेते रहे, तो बुद्धिजीवी वर्ग में भी इनका समावेश होता है। तथा क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के एडवाइजरी बोर्ड के भी मेंबर है। तो आज का जो विषय है वो विषय को एकदम फिट बैठे ऐसे वक्ता हमें प्राप्त हुए। जयेश भाई, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। पूरा अगर जी हेल्थ और फिटनेस की अगर बात करें तो हेल्थ और फिटनेस एक व्यक्ति के रिलेटेड एक विषय रहा है, लेकिन जब एक लार्जर पिक्चर में इसका विचार करते हैं तो पूरा एक राष्ट्र के अंदर इसका किस तरह विकास हो, किस तरह लोगों के जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है नीति की, कि सरकार की इसके बारे में क्या नीति रहेगी, या फिर अनेक अलग अलग सरकारों के अलग अलग लेवल पे क्या नीति रहेगी। तो आज से इसी विषय पे आपसे जितना हो सकेगा उतना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे हम लोग। मैं सवालों की एक लिस्ट तैयार है आपके लिए, तो शुरू में करूंगा। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन का लाइफ में क्या महत्व होता है आपके हिसाब से, जरा आप समझाने का प्रयास करिए। पूरा लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स एजुकेशन का क्या महत्व हो सकता है? जी धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए माननीय आलोक जी का मैं धन्यवाद कहता हूं, और उसके बाद क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो एक नोबल थॉट और एक यूनिक थॉट लेके एक चली हुई संस्था है, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके गजानन पुआर, प्रोफेसर मोना और अनिल यादव जी जो उनके कर्ता हर्ता है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज इस जो पेरेंटिंग के सेमिनार में गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड फिटनेस के ऊपर मुझे यहाँ तक के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ। आलोक जी, आपने जो प्रश्न किया कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और फिटनेस, तो मैं बता रहा हूँ, शरीर माध्यम धर्मम खलु साधनम। हमने कई बार ये वाक्य सुना है। इसके अर्थ में हम जाए तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए शरीर है वो एक उत्तम माध्यम है। यानी अगर आपको योग, प्राणायाम या कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी आप चाहते हो उसको आपको प्राप्त करना है, उसके लिए शरीर एक माध्यम है। और शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, तभी आप दूसरे जो उपभोग हैं वो भी कर सकते हैं। उसका माध्यम जो है, जो मीडियम है, वो शरीर है। यानी इतना उसकी इम्पोर्टेंस वो संस्कृत के श्लोक में भी बताई गई है। यानी धर्म को अगर आपको प्राप्त करना है, साधना करनी है, उसके लिए भी माध्यम जो है वो शरीर ही है। दूसरा एक सेंटेंस है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यानी अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस या अगर हमें कुछ अच्छा सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर जो है वो प्री रिक्विसाइट है, वो आपकी पहली जरूरियात है। कोई रोगी के शरीर में स्वस्थ मन होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको अगर स्वस्थ मन चाहिए तो उसके लिए स्वस्थ शरीर जो है वो प्री रिक्विसाइट है, आपकी पहली आवश्यकता। तो इस हिसाब से भी फिजिकल एजुकेशन या फिटनेस उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। दूसरा, हमारी गुजरात गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो पॉलिसी है 2016 की, उसमें ये वाक्य का अवतरण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा बताया है कि गीता के अध्ययन करने से अधिक अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आप स्वर्ग में जल्दी पहुंच सकोगे। इसका काफी लोग दूसरा भी अर्थ निकालते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना है वो ये है कि अगर आप फुटबॉल खेलते हो यानी आप शारीरिक श्रम करते हो, आपका शरीर अगर अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो आप गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से कर सकोगे। तो ऐसे स्पोर्ट्स एजुकेशन और फिटनेस का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जरूरत भी है। दूसरा, जो स्पोर्ट्स का महत्व जो है, तो स्पोर्ट्स से काफी सारी चीजें, काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उस स्पोर्ट्स के कारण हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जिसमें एक है समरसता। समरसता यानी क्या? तो आजकल जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं, वो चाहे जाति के हो, प्रांत के हो, भाषा के हो या फिर संप्रदाय के हो, तो ये जो खेल है वो एक ऐसा माध्यम है कि जब हम खेल खेलने के लिए जाते हैं, तो खेल खेलने के लिए जब जाते हैं तो ये सब जो है वो एक तरफ चला जाता है। यानी जब आप खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरते हो, तब आप नहीं देखते कि भाई आपका जो साथी खिलाड़ी है वो कौन से संप्रदाय का है, कौन सी जाति का है, कौन से प्रांत का है, कौन सी भाषा बोलता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हम एक ले कि भाई कबड्डी जो है तो उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो जब बाहर से सामने से कोई आक्रमण चढ़ाई करके आता है, तब हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि भाई हमें उसको पकड़ना है। तो उसमें जो साथी खिलाड़ी है उसका नात जात धर्म संप्रदाय वो सब हम भूल जाते हैं। तो समरसता के लिए, यानी खेल का जो खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो समरसता आप अपने आप निर्माण होती है। ये बहुत बड़ा एक उसका क्या बोलते हैं, उसको बाय प्रोडक्ट है। दूसरा, काफी सारी समाज में अनिश्चितताएं हैं। यानी जैसे आप बोलो कि कोई मजूर वर्ग है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई पेशे से प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई व्यापारी है। तो ये सब जो है, तो ये सब जब खेलने के लिए आते हैं तो उनका जो प्रोफेशन है वो मैदान के बाहर रख के वो आते हैं। यानी ये सब मिलके जब एक टीम बनती है तब वो सब एक खिलाड़ी हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स का ये बहुत बड़ा महत्व है कि इससे ये सब जो बातें हैं जो लोगों को एक दूसरे से दूर दूर करती है उसको नलीफाई करता है, और सब एक टीम के साथ में काम करते हैं और इससे समरसता भी आती है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स का जो फलक है, फिटनेस का जो फलक है वो बहुत विशाल है, उसके जो महत्व है वो भी बहुत है। जी आलोक जी जी। तो जैसे आपने सारी जो बातें कही उसमें एक चीज मैं और भी जोड़ दूं, जैसे कि अपने धर्म के अंदर भी काया साधना को मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। मोक्ष के लिए काया साधना भी अनिवार्य ऐसा बताया गया है। लेकिन ये सब जब हम बातें करते हैं, ये प्राचीन की बातें करते हैं। अगर आप वर्तमान में देखें तो जो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हुआ, जिसके अंदर योग या फिर खेलना हो गया, ये सब चीजें काफी कम हुई। और वहीं आप देखें तो खेल अब एक स्पर्धा बन गया है। पूरे विश्व में स्पर्धात्मक तरीके से ओलंपिक या फिर अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ खिलाड़ियों का मापदंड मापा जाता है। तो अगर हम बात करें, जैसे गांव के अंदर कोई खिलाड़ी है, उसके अंदर प्रतिभा है, तो उसके प्रतिभा को कैसे उभारना है और उस फलक तक ले जाना, उस स्टेज तक ले जाना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी की बहुत आवश्यकता पड़ती है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं आपको फिर से
गवर्नमेंट पॉलिसी पे ही लेकर आऊंगा। और एक कंफ्यूजन जो जैसा होता है कि भारत के अंदर आमतौर पर कोई भी पॉलिसी हो तो सामान्य मानवीय के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिसी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर सिटी बॉडी की है। तो एक स्पष्टीकरण जी आपसे मैं चाहूंगा कि सेंट्रल की क्या भूमिका रहती है स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर, स्टेट की क्या भूमिका रहती है, अगर आप इसको क्लियरिफाई करें। जी। जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर अलग अलग विषय है। जैसे हम देखते हैं कि भाई टेलीकॉम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जी। रेलवेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। वैसे ये जो खेलकूद और स्पोर्ट्स है वो वो राज्य के अंतर्गत आता है। यानी जी। राज्य में खेल की जो बात है वो हर एक राज्य अपना देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या करना, उसकी पॉलिसी। मैं दिख रहा हूँ। जैस भी संपर्क लगता है नहीं हो पा रहा है। जैस भी आवाज आ रही है आपकी? तो जेएसबी से थोड़ा संपर्क टूट गया, उनको तुरंत हम लोग फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। सुविधा के लिए थोड़ा खेद है, तुरंत तनिक क्षणों में हम उनको फिर से कनेक्ट करते हैं। जी, जेएसबी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, नमस्ते जेएसबी। असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगा। जेएसबी फिर से कनेक्ट हो रहे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। जेएसबी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो। जी जेएसबी आवाज आ रही है आपको?
हाँ सॉरी आलोक जी, वी गॉट डिस्कनेक्टेड। जी जी जी, तो फिर से जी 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 जी। जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी। हाँ, तो सब मैं बात कर रहा था, भारतीय बंधारण के अंदर जो खेलकूद है वो राज्य की यादी के अंदर उसका समय। जैसे आवाज में आपके अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। जी जयश्री जी आलोक जी। जी, कंटिन्यू करिए आप। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपके उधर से। जी 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 जी। तो राज्य की यादी में खेल का समावेश किया गया है। जी तो जो कुछ भी नीतियां घड़नी है वो जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए भाई बहन उनसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क। जैसे आवाज आ रही है आपको?
नमस्कार। जयश्री फिर से थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो जयश्री जब तक कनेक्ट हो तब तक अभी तक जो बातें हुआ उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जयश्री स्पोर्ट्स एंड फिटनेस विषय के साथ जी जयश्री जी 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 हाँ, तो आप संविधान को एक्सप्लेन कर रहे थे। जी 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 संविधान के अंदर सॉरी व्यूअर्स, हाँ ये थोड़ा फोन ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हुआ इसलिए ये इंटरप्ट हुआ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई जो खेल है वो राज्य सरकार का विषय है और यानी उसकी जो नीति निर्धारण करनी है वो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन उसकी नीति जो बनानी है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इसलिए राज्य सरकार जो है वो क्या करती है कि भाई स्कूल एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन के अंदर उन्होंने खेल को इंक्लूड किया और खेलकूद का एक अच्छा फैक्टर ये है कि ये सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है, यानी पुरुष, स्त्री, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, बच्चे और जो विकलांग है जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो ये सब बातों को, खेल को स्टेट के एजुकेशन के साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ मिलाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, तो 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं राज्य सरकार कैसे स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रही है। सबसे पहले है स्कूल्स। तो स्कूल्स में जो एबिलिटी है जिसके पास, यानी फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं उनकी भर्ती के लिए सभी स्कूल को वो प्रमोट कर रही है कि सभी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर होना चाहिए। फिर शारीरिक अभ्यासक्रम जो है, यानी हम सबको पता होगा कि हमारी 10th की जो मार्कशीट है उसमें एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी रहता है, तो उसको आपकी मार्कशीट के अंदर उसको इंक्लूड किया है। तो उसका इम्पोर्टेंस जैसे मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज जो है उसके साथ ही ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसका सब्जेक्ट को स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपकी मार्कशीट में भी उसके मार्क आपको बताने पड़ेंगे। तो ऐसे इसको इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, स्कूल के बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज, दूसरा कॉलेज है। कॉलेज के स्टेज पर क्या है कि हर एक गेम की कॉलेज की एक टीम होती है, जैसे फुटबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की टीम है, कबड्डी की टीम है। और इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी इसकी चैंपियनशिप्स, टूर्नामेंट्स होती है। उसके लिए सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस जो है वो फंड जो है वो अलॉट करती है। एनुअल या वार्षिक रमतोत्सव जिसको बोलते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, उसका आयोजन करता है। फिर कॉलेज के अंदर पार्ट टाइम या फुल टाइम कोच, उसकी भी अपॉइंटमेंट कॉलेज करती है। उससे आगे स्कूल और कॉलेज की बात की, उसके आगे स्टेट गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव है। उसमें एक है स्वामी विवेकानंद खेल प्रतिभा शोध संस्थान। तो इसके द्वारा जिला यानी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, जो विद्यार्थी हैं और जिसमें अलग अलग गेम्स के लिए प्रतिभा है, उसका चयन होता है। और खेलकूद के लिए एक अलग से स्कूल, बोर्डिंग स्कूल शुरू की जा रही है, जिसके अंदर ये जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, विद्यार्थी है, उसके एजुकेशन और उसके स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे आने के लिए उसका जो चयन किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उनको वहां पर लेके उसका पूरा खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। ऐसे काफी सारी बातें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से कर रही है। स्वामी विवेकानंद खेल प्रतिभा शोध अभियान जो है उसमें वो क्या करते हैं स्टेट के अंदर कि ग्राम्य विस्तार जो है उसमें वो लोग प्रतिभागी शोध करते हैं और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, यानी उनके पास अच्छे मैदान नहीं है, साधन नहीं है, उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और उनको ट्रेनिंग, कोचेस जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो ये स्वामी विवेकानंद खेल प्रतिभा शोध संस्थान हमारे यहाँ पर ऐसा कार्यरत है। उसके अलावा आदिजाति जो है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे बोलते हैं, तो हमें पता है कि भाई हर एक राज्य में ये ट्राइबल एरिया होता है, उसकी आबोहवा, उसका विस्तार, वो सब उसके फैक्टर सब अलग होते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें विशेष प्रतिभाएं होती है, तो उनको एथलेटिक्स है, आर्चरी है, तीरंदाजी है, उसके लिए तैयार करना, उसका चयन करना, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, कोच उनको देना, ये सब काम भी राज्य स्तर पर सभी राज्य सरकारें करती है। उसके अलावा राज्य सरकार, हमारी राज्य की बात करें तो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो भी अवेलेबल है, और उसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए पूरे अभ्यासक्रम और फैसिलिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात भी है, जो भी इसके लिए कार्यरत है। और हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता गुजरात में शुरू करवाई थी, और उसके परिणाम स्वरूप स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम्य लेवल पर जो प्रतिभाएं थी उनको पुष्टअप मिला। वो लोगों ने ये जो खेल महाकुंभ है उसके अंदर भाग लिया अलग अलग खेल में, और उनकी प्रतिभा निखर के बाहर आई, और फिर वहां से जो राज्य है उसका जो स्पोर्ट्स का एम था वो हमने अचीव किया। तो ऐसे राज्य सरकार जो है वो ऐसी काफी सारे फैक्टर्स पर काम करी है। तो ये हुई राज्य सरकार की बात। केंद्र सरकार की आपने बात की, तो केंद्र सरकार के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण बाबतें हैं। एक है फिट इंडिया मूवमेंट और दूसरा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अंदर टोटल 12 वर्टिकल्स हैं। खेलो इंडिया भी हमारे वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया, शुरुआत की। उसमें 12 अलग अलग वर्टिकल्स है, वो सबका मैं पठन नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण बाबत है, 12वां जो वर्टिकल है वो ये है, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस और ट्राइबल गेम्स। यानी क्रीड़ा तंत्र जो भी कर रहा है वो खेलो इंडिया के 12 वर्टिकल्स में से ही एक है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस गेम्स, यानी हमारी जो भारतीय खेल है जो भी मृतप्राय है या फिर जो लोग अभी भूल गए हैं। जैसे आपने बोला कि अभी बच्चे जो है वो मोबाइल और इंडोर गेम्स में लग गए हैं, तो जो मैदानी रमत है जो हमारे भारतीय इतिहास में काफी सारी जगह थी, उसको प्रमोशन के लिए एक वर्टिकल भी खेलो इंडिया में केंद्र सरकार ने रखा है, जिसके ऊपर ही क्रीड़ा तंत्र काम कर रहा है। तो ऐसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया ये दोनों केंद्र सरकार के बॉडीज हैं जो स्पोर्ट्स के विषय में काम करते हैं। फिट इंडिया है वो एक मूवमेंट है, और जिसका प्रारंभ 29 अगस्त 2019 को माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश के लोगों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना और उस दिशा में गतिमान करना। यानी आप एक और बात करें तो वन स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्थियर इंडिया। इंडिया के लोगों, भारत के जो नागरिक है, उनका फिटनेस के प्रति उनका रुचि बढ़े और वो फिट रहे, उसके लिए प्रयत्न करना, ये फिट इंडिया मूवमेंट का एक अभिगम है। जी आलोक जी, तो जैसा आपने बताया, तो जैसे भी अगर मैं उस सवाल को और आगे बढ़ाऊं, जैसे कि गुजरात सरकार ने पाठ्यक्रम में खेल को दे दिया हिस्सा, तो अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो जब मैं स्कूल टाइम पे था तो पूरे वीक के अंदर 1 या 2 स्पोर्ट्स के से अलग से हुआ करते थे, टाइम हुआ करते थे। डेली जितना अन्य सब्जेक्ट को इतना महत्व दिया जाता, उतना खेल को उतना उस समय तो नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात, जैसे कि अनेक ऐसे स्कूल है, तो अगर आप महानगर में देखें तो शायद ये जमीन की कमी आप समझ सकते हैं इसको, कि
खेलों के पास में स्कूलों के पास में पर्याप्त खेल के लिए मैदान नहीं है, साधन नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई पहल अगर आप बता सके, जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बढ़ा सके, खेल के साधन, मैदान, या फिर खिलाड़ियों को जो जरूरत की चीजों सामग्री की प्राप्ति करा सके, इस बारे में अगर थोड़ी आप स्पष्टता। जी अलोक जी, प्रमोशन के विषय में दो बातें मैं कहना चाहूंगा। राज्य सरकार की जो स्कीम है उसमें प्रोत्साहक योजना जिसको बोलते हैं, तो जो खिलाड़ी, प्रदेश का जो खिलाड़ी ओलंपिक रमतोत्सव में कोई भी मेडल जीतता है या फिर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक लाता है, उसके लिए गुजरात का जो खिलाड़ी है उसको गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो एक बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ गुजरात के खिलाड़ियों के लिए। दूसरा है, अगर कोई एशियन गेम्स में सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाता है और वो गुजरात का खिलाड़ी है, तो उसको क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो वैसे ये दो प्रमोशन बहुत बढ़िया हमारे राज्य सरकार ने किए हुए हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि भाई फैसिलिटीज के लिए क्या प्रावधान है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने बात की, लेकिन जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है या अर्बन लोकल बॉडीज है, जो 74th अमेंडमेंट के अंदर जो स्थानीय सरकार को जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, जिसको महानगर पालिका बोलते हैं, फिर नगर पालिका बोलते हैं, फिर तालुका पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो है, जो जमीनी स्तर पर काम करती है। तो मैं अभी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर हूँ, तो उस हिसाब से मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या प्रावधान है उस पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालूंगा। तो जो टाउन प्लानिंग कमेटी होती है, यानी जो कोई एक टीपी स्कीम है, टाउन प्लानिंग स्कीम, उसका जब निर्धारण किया जाता है कि भाई उसको कैसे करना है, कहाँ पर, तो उसमें एक प्रावधान ऐसा है कि वहां जो पब्लिक रहती है उनके लिए, उसके नगरजनों के लिए एक खेलने का मैदान हो। हर एक टीपी के अंदर, हर एक टीपी स्कीम के अंदर एक खेल का मैदान हो, उसका प्रावधान राज्य सरकार करती है। जिससे क्या होता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक विस्तार में सिर्फ रेसिडेंसी हो, कोई खेलने कूदने का मैदान या सीनियर सिटीजन को टहलने का ऐसा कोई ना हो, ऐसा ना हो। उसके लिए हर एक टीपी स्कीम में एक गार्डन होना अनिवार्य है। उसके अंदर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, तो पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर क्रीड़ा तंत्र जैसी जो संस्थाएं हैं उनको उनके साथ जोड़ के वहां के आजू बाजू के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए जो एनजीओस काम कर रही है, उनको वो लोग बुलाते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर होता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहां के लोगों को भी फायदा हो और कॉर्पोरेशन की जो जगह है उसका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। उसके लिए ऐसी एनजीओ को इनवाइट करते हैं और पीपीपी मॉडल के ऊपर ये कार्य यहाँ पर चलाया जा सकता है। अपने 2020-21 का जो बजट है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो भी मार्च अप्रैल में पास हुआ, उसकी मैं बात करूं तो हमारे 48 वार्ड्स हैं अहमदाबाद के। उसके हर एक वार्ड के अंदर इस बार कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हमने प्रावधान किया है, बजट का प्रावधान किया है, जिसमें नए टेनिस कोर्ट है, कबड्डी के मैदान है, या वॉलीबॉल के मैदान है, या फिर स्विमिंग पूल है। तो सभी वार्ड में इसमें से कोई एक ना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, उसके लिए फंड को सेपरेट किया है और आने वाले सालों में हम हर एक वार्ड में ऐसी एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने के लिए आगे जा रहे हैं। और हर एक वार्ड में ये हो, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ध्येय है। और हमारे लिए एक अच्छी बात है कि आप सबने देखा होगा काकरिया के पास ट्रांसटेडिया जो स्टेडियम है, वो बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहां पर काफी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। 1-2 साल पहले कबड्डी का वर्ल्ड कप भी वहां पर हुआ था। दूसरा एक मोटेरा का स्टेडियम है, वो हम सबको पता है कि माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया
वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो भी अहमदाबाद के अंदर है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस पर गर्व कर सकती है, और ऐसी खास काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कार्यरत है। जी अरुण जी। जैसी ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है, चलिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है क्या नहीं, लेकिन अगर ऐसा स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट के भी कुछ लिमिटेशन होगी। सरकार कितना भी प्रयत्न करे प्रत्येक घर तक, प्रत्येक सोसाइटी तक तो वो जा नहीं सकती है। तो ऐसे में जो ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र सरकार से अलग होके और यही मिशन को लेके कार्य करती है, जैसे अगर आपको उदाहरण दूं तो क्रीड़ा तंत्र का अगर हम उदाहरण दें तो एक होता है कि आप खेल के लिए या फिटनेस के लिए आप कहीं पे जाते हैं, और अगर क्रीड़ा तंत्र की बात करें तो क्रीड़ा तंत्र खेल और फिटनेस लेके आप तक आती है, यानी बच्चों के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक सर्विस प्रोवाइड करने जाती है। तो ऐसे में ऐसे संस्थाओं का रोल को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार पे हम तो नहीं छोड़ सकते, सरकार के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो ऐसे संस्थाओं के रोल को आप किस तरह देखते हैं? अलग जी, आपका बहुत महत्व का प्रश्न है, क्योंकि सरकार ने यानी गुजरात सरकार की जो 2016 की स्पोर्ट्स और फिटनेस की पॉलिसी जो है उसमें ये मेंशन किया हुआ है, मैं उसको ही कोट करता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो मैदान है उसके अंदर ऐसी मैदानी एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए एनजीओज या पीपीपी मॉडल पर क्रीड़ा तंत्र जैसी जो संस्थाएं हैं उसको साथ में रखकर वहाँ के जो विद्यार्थी हैं या फिर बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए उनको ऐसी संस्थाओं को प्रमोशन देना चाहिए। ये स्पष्ट लिखा है हमारी गुजरात की जो स्पोर्ट्स की नीति है उसके अंदर। काफी सारी सोसाइटीज और ऐसी भी होती है कि जहाँ पर मैदान नहीं होता, तो उसके लिए उसके आसपास की सोसाइटियों को मिलाकर भी ऐसा गवर्नमेंट का मैदान जो है उसके अंदर जिसमें मैदानी खेल हो सके, उसके लिए क्रीड़ा तंत्र और ऐसी जो एनजीओज या ऐसी संस्था है उसको प्रमोट करके उनको एज ए मीडिएटर बना के समाज के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको भी फायदा हो, उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करना, ऐसी भी नीति निर्धारण हुई है। क्योंकि हम सबको पता है कि भाई मैदानी एक्टिविटी ये बहुत जरूरी बात है। उसके लिए राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्थानिक जो तंत्र है वो भी इतना अग्रेसिव है, और ऐसी संस्था जो क्रीड़ा तंत्र एकेडमी जो काम कर रही है वो एक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने का ही एक काम है। तो मैं ये कहूंगा कि क्रीड़ा तंत्र जैसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ के हमारे पास यहाँ पर योग बोर्ड भी है, काफी सारे ऐसे हैं कि जो फिजिकल फिटनेस या एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को साथ में जुड़कर हमारे राज्य के नागरिक जो है उसका स्वास्थ्य संवर्धन कैसे हो उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। जी धन्यवाद जयश्री, आपने हमारे कार्य को सराहा। तो अगर ऐसा कहा जाए कि जो खेल के लिए मैदान की सबसे प्राइमरी आवश्यकता मैदान की होती है, और शहरीकरण का ट्रेंड है, तो आपको पता होगा आज से 10-12 साल पहले जो मैदान थे शायद वहां पे आज मॉल कॉम्प्लेक्स ये सब दिखते हैं। जी। उसके अंदर सरकार ने भी थोड़ा इसको सीरियस लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग गार्डन बनाए, लेकिन आमतौर पे कैसा देखा जाता है तो उसको मेंटेन इतना हेवी मेंटेन होता है कि उसमें शायद बच्चों को खेलने के लिए कभी कभी पाबंदियां लगा देते हैं। अब वो मैं समझता हूँ सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता होगा, लेकिन जो कंपनियां मेंटेन करती है, तो ऐसा हम समझे कि वो मैदान जो है वो खेलने के लिए भी है, ना कि सिर्फ बैठ के टाइम पास करने के लिए जो आमतौर पे देखा जाता है उस मैदान के अंदर गार्डन के अंदर। तो इसको आप थोड़ा अगर स्पष्ट करें, उसकी महत्व क्या है, वो उसका पर्पस क्या है वो गार्डन का बनने का? जी जी, अहमदाबाद की मैं स्पष्ट बात करूं तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की विस्तार के अंदर सभी वार्ड में 1 या 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्डन्स है। उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए वहां की कोई कॉमर्शियल कंपनी के साथ एमओयू करके उसको उस गार्डन का मेंटेन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब ये मैदान का यूटिलाइजेशन हो उसके लिए अभी ऐसी कोई नीति बनी नहीं है या फिर ऐसी कुछ एनजीओ आगे नहीं आई है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ
क्रीड़ा तंत्र जैसी जो एनजीओस हैं या संस्थाएं हैं, उनको आगे आके जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, उनके पास मैदान तो है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए कुछ रोड मैप लेके कि भाई हमारे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे विस्तार में गार्डन है तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, प्लान मैनर नहीं है। कोई कभी भी आता है, खेलता है और चला जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत उसको मैनेज करके एक सिलेबस बना के वहां पर जो बच्चे आते हैं उसका स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए अगर कार्य हो, तो मुझे लगता है कि भाई कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो भी मैदान है, गार्डन्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि आपने जैसे बोला कि लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, वो वहां पर बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई झूला खाता है, कोई सिर्फ चलने के लिए आता है। लेकिन ये आसपास के जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके एक प्रॉपर एक्टिविटी जो उसकी स्किल डेवलपमेंट करे, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को इम्प्रूव करे, ऐसी अगर कोई यंत्रणा बना के अगर ऐसी संस्था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर ज्वाइंटली आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेशन के लिए, वहां के नागरिकों के लिए और ऐसी संस्थाओं सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी है। सो मैं इसको बोलूंगा विन विन सिचुएशन है। तो जरूर ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और ये जो मैदान है जो ऑलरेडी वहां पर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये जी, तो प्रश्नों का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते और धीरे धीरे हम समापन की तरफ भी जाएंगे इंटरव्यू के। और साथ में अगर किसी दर्शक का कुछ प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका प्रश्न लेने का प्रयास पूरा किया जाएगा। जैसे आपने शुरू में बताया, एक आपने शब्द प्रयोग किया परंपरागत खेल। तो अगर देखा जाए भारत का इतिहास, तो खेल परंपरा से रही है और उसको शायद प्राचीन में इतना स्थान उसको दिया जाता था, इतना महत्व दिया जाता था। अभी कुछ बहुत सारे ऐसे खेल है जो भारत में परंपरा से चले और आज वो ओलंपिक्स के अंदर भी उसको लिया जाता है। जैसे अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो जनजातीय समाज की आपने बात की, ट्राइबल, तो वहां पे लचीले बांस के साथ जंपिंग करना बच्चों के लिए स्वाभाविक बात है, वो करते हैं। लेकिन उसको ओलंपिक के भाषा में आप जाए तो लॉन्ग जंप, वो स्टिक लेके जंपिंग करते हैं। तो ऐसे जो संगठित नहीं है, जो ऐसे समाज है जो संगठित नहीं है, या फिर ऐसे खेल जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसका जतन और पोषण नहीं हो रहा है, तो ये जतन पोषण करने में सरकार की क्या भूमिका रह सकती है और प्राइवेट संस्थाएं जैसे क्रीड़ा तंत्र या फिर अन्य कोई भी ऐसे कार्य को मिशन के तौर पे ले रहे, इनकी क्या भूमिका रह सकती है? अगर इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। जी, जैसे मैंने बताया कि गुजरात के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है उसके अंदर एक स्वामी विवेकानंद खेल प्रतिभा शोध संस्थान ये एक कार्यरत है। लेकिन ऐसी काफी सारी संस्थाएं आगे आ सकती है। वो जैसे आपने बताया कि प्रतिभा तो है, जैसे 2 दिन पहले आपका लेक्चर में सुन रहा था इसी क्रीड़ा तंत्र के पेज के ऊपर, तो वहां पर था कि भाई आपने कुछ दिया था कि भाई ये जो कंट्री है वो कितनी छोटी है, फिर भी ओलंपिक में उसके गोल्ड मेडल्स या मेडल्स कितने हैं, हमारी पॉपुलेशन कितनी और हमारा कितना है गोल्ड मेडल या मेडल लाने का अनुपात। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में, हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है। जो कमी है वो उनको ढूंढने की जो सिस्टम है वो डेवलप करनी चाहिए और उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी कुछ महीनों पहले साउथ के एक राज्य में, दक्षिण भारत के एक राज्य में जो जलीकुट्टी या कोई एक कोई परंपरागत जो खेल होता था, जलीकुट्टी नहीं कोई दूसरी था, तो उसमें एक व्यक्ति ने इतना स्पीड से वो दौड़ा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उससे भी कम समय में उसने उसका दौड़ना उसने पूर्ण किया। उसको पता नहीं है कि मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये तो एक वीडियो सामने आया और सबको पता चला। तो वैसे प्रतिभा नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता, प्रतिभा तो जरूर है, वर्ल्ड क्लास प्रतिभा है। हमें जो करना है वो 2 बातें हैं। एक, ऐसी जो प्रतिभा है उसको राजकारण से ऊपर उठकर ऐसी जो अच्छी प्रतिभा है उसका चयन करना है। उसका चयन करके फिर उसको जो सेंटर है वहां पर लाके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी जैसे अगर कोई दौड़ता है लेकिन उसको साइंटिफिकली कैसे करना है,
जैसे आर्चरी, तो सिविल ट्राइब्स के लोग हैं, उसको आर्चरी, तीरंदाजी, वो सब उनके जहन में होता है, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से करना है कि भाई हवा की दबाव कैसा है, पणज को कहाँ तक खींचना है, कैसे करना है, ये साइंटिफिकली उनको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कोच चाहिए, जो वर्ल्ड क्लास जो कोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रीड़ा तंत्र जैसी जो संस्थाएं है वो इसमें बहुत अहम भाग अपना रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये जो है वो गैप फिल करने का बात है। एक जगह पर प्रतिभा है, एक जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और गवर्नमेंट को भी ऐसी प्रतिभा की जरूरत है। हमें सिर्फ ऐसा करना है कि ऐसी प्रतिभा का चयन करके उसको योग्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। तो मैं ये बहुत सोच समझ कर बता रहा हूँ कि भाई ऐसी जो संस्था है उसकी बहुत अहम भूमिका है, और अगर ऐसी संस्थाओं ने ये ऐसी प्रतिभाओं का चयन करके उसको प्रॉपर लेवल पर अगर उनको लाया, तो ये दिन दूर नहीं कि भाई ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, उसमें भारत के गोल्ड मेडल या मेडल्स की संख्या दूसरे देशों से काफी सारी अच्छी हो सकती है। आलोक जी। जी, जिसमें बहुत अच्छा लगा कि आप सिस्टम का पार्ट होने के बाद भी सिस्टम के बारे में इतनी ईमानदारी से आप बातें रख रहे हैं, एकदम स्पष्ट तरीके से। और जैसे आपने इसमें कहा कि राजनीति को थोड़ा बाहर करना चाहिए, तो ये हाल में ये बहुत अच्छी पहल दिखी भी है। अगर उदाहरण दे तो बीसीसीआई के किस तरह से प्रेसिडेंट एक खिलाड़ी को बनाया गया। आमतौर पर पहले ऐसे देखा जाता था कोई ना कोई पॉलिटिशियन वो पद पे बैठता था, जिसे शायद जिंदगी में कभी क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ा होगा, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि खिलाड़ियों को आ रहा है वो मैनेजमेंट कर। लेकिन पूरा एक देखा जाए तो 130 करोड़ का देश है, इतना बड़ा देश, और एक क्रिकेट के साथ जो न्याय होता है समाज के द्वारा, सिर्फ सरकार का इसमें कुछ रोल नहीं समझता मैं, सरकार समाज के द्वारा, तो इतने बड़े राष्ट्र को अन्य खेलों के प्रति या फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक आह्वान के साथ में हम ये समापन करेंगे इंटरव्यू का। तो समाज के लिए फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेकर आपका एक आह्वान, उसके बाद में हम समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहा। अंत में मैं 2-3 बातों पर फोकस करना चाहूंगा। जी, एक तो स्पोर्ट्स को हम जिस तरीके से लेते हैं, हम सिर्फ उसको स्पोर्ट्स की तरीके से लेते हैं कि अगर बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाई पर हम बहुत जोर देते हैं, अगर वो खेलने जाता है तो उसको हम टोकते हैं कि भाई आप खेलो मत, आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। अब पॉलिटिक्स में इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। ये जो खेल का जो पावर है, जैसे कला है, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। मैं एक सटीक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जब पहले अशांत परिस्थिति थी तब वहां की हमारी जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने क्राइम रेट को कम करने के लिए काफी जगह पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चालू की। यानी वहां के जो नवयुवक है उनको फुटबॉल खेलना के चालू करवाया, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके साधन उनको दिए, और उनका स्पेसिफिक ये आंकड़ा है कि जिस जगह पर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और ये सब शुरू हुआ, वहां पर क्राइम रेट में ड्रास्टिक डाउन क्राइम रेट हुआ। तो ये एक ऐसा सॉफ्ट पावर है जिससे हम काफी सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफी लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत अहम भूमिका अपनी दे सकता है। दूसरा, क्रीड़ा तंत्र को मैं अभिनंदन देता हूँ कि एक बहुत यूनिक कंसेप्ट लेके मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि ये कंसेप्ट यूनिक है और ये समय की मांग है, आज की जरूरत की मांग है। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को जब कुछ पढ़ना नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन है कुछ, लेकिन अगर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है, वो तुरंत गुस्से हो जाता है, वडीलों के सामने वो बोलता है, तो उसके लिए परिवार किसी के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और मैं बहुत मुझे आनंद है कि क्रीड़ा तंत्र इस प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर समाज के आगे आया है। और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को भी बताना चाहूंगा कि क्रीड़ा तंत्र के पास अपना अलग अलग सेक्शन है कि वो अपने ट्रेनर्स को लेके अलग अलग सोसाइटी में आते हैं, 15-20 बच्चों का यूनियन करके, उनका एनरोलमेंट करके, उनको बहुत अच्छी तरीके से एक पैकेज लेके, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आपको योग क्लास मिलेंगे, आपको कराटे के क्लास मिलेंगे, लेकिन
ये सब कंबाइन हो, जिसके अंदर योग भी हो, जिसके अंदर प्राणायाम भी हो, जिसके अंदर देशभक्ति के गीत भी हो, जिसके अंदर टीम बॉन्डिंग या समूह भावना का भी भाव हो, ये सब एक पैकेज में मिले, ऐसी कोई यंत्रणा अभी तक नहीं है। और ऐसी यंत्रणा लेके क्रीड़ा तंत्र भी हमारे सामने आया है, तो ये बहुत मैं अभिनंदन देता हूँ क्रीड़ा तंत्र को कि भाई ऐसी एक यंत्रणा, एक पैकेज लेके क्रीड़ा तंत्र समाज में आया है। और एक बात कह के मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करूंगा, टॉक हम कि मैदानी रमत जो है उसको हमें प्राधान्य देना चाहिए। कि हमने जैसे आगे बात की कि भी मैदानी रमत की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमारी जो एज है तो हमको पता है कि हम काफी सारे ऐसे खेल थे जो मैदान में खेलते थे, जो अभी के जो बच्चे हैं वो उसको भूल के गैजेट्स पे आ गए हैं, और गैजेट्स में भी उनका मानस विकृत हो ऐसी गेम्स होती है। फिर समाज का क्राइम रेट बढ़ता है और हम फिर उसके प्रॉब्लम की एंड तक जाना चाहते हैं कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको हमें सुधारना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रीड़ा तंत्र जैसी जो संस्थाएं हैं और जो विषय के साथ, जो उद्देश्य के साथ वो आगे आई है, मुझे लगता है डेफिनेटली गुजरात के, भारत के, अहमदाबाद के जो बच्चे हैं वो क्रीड़ा तंत्र का जो कार्य है उससे बेनिफिट होंगे, उनको उसका जरूर लाभ मिलेगा। और मैं इस टॉक शो के माध्यम से क्रीड़ा तंत्र का आभार भी प्रकट करता हूं और उसको शुभकामनाएं भी देता हूं कि उसका कार्य अहमदाबाद में, गुजरात में और भारत में सभी जगह पर फैले और हम अपने भारत को अच्छे भविष्य की ओर ले जाएं और अच्छे बच्चों का निर्माण, उसमें जो स्किल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से कर सके, उसकी शुभकामनाएं देके मेरी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। आपने बहुत ही कम समय में गवर्नमेंट की पॉलिसी खेल को लेके कैसी है या भविष्य में कैसी हो सकती है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और साथ साथ में हमारे कार्य को सराहा आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर डिस्कशन यहाँ पे हुआ। आने वाले सेशन में अनेक जो पेरेंटिंग रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती रहेगी। तो इस पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ज़रूरत जिसको इस विषय की है उस तक भी ये विषय पहुँचे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और अगले टॉक शो में मिलेंगे परसों शाम 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयेश भैया, एक बार फिर से धन्यवाद आपका। जी।